नमस्कार दोस्तों, हेमंत एएलपी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएसटी में इतिहास का पार्ट नंबर 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 7 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो एसएसटी वाले प्लेलिस्ट में जाके कृपया उसको देख लीजिए। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहले जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ उतना क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको जितना क्वेश्चन जहाँ से भी तैयार करना हो कर सकते हैं, लेकिन पहले जितना बता रहा हूँ कम से कम उतने क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना चाहिए। देखिए, भारत में मध्यकालीन युग में गुर्जर प्रतिहार वंश, कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा कन्नौज पर शासन किया गया। आपको बताया गया था कि कन्नौज में जो संघर्ष चला था उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश ने ही जीता था। ठीक, तो शासन भी कौन करेगा? गुर्जर प्रतिहार वंश ही शासन करेगा। इस वंश का वास्तविक संस्थापक अगर बात किया जाए तो नागभट्ट था। अगर आपसे कभी भी पूछा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आपको बता देना है कि नागभट्ट जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। लेकिन सबसे प्रतापी शासक जो था उसका नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था? मिहिर भोज। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मध्यकालीन युग में जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, जो कन्नौज पे काफी दिनों तक शासन किया, उसका वास्तविक संस्थापक एक नाग था, नागभट्ट। लेकिन सबसे प्रतापी राजा जो था उसका नाम था मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं तो बात आ जाती है बृहदेश्वर मंदिर की। किस मंदिर की? बृहदेश्वर मंदिर, जिसे आप राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है तो आप तुरंत बताएंगे कि बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पे है? तंजौर में है। कहाँ पे है? तंजौर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तंजौर जो है तमिलनाडु में है और वहीं पे स्थित है आपका एक मंदिर जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। इसका निर्माण अगर बात करें तो इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, इसीलिए इसको राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यानी यह मंदिर जो है किसका है? भगवान शंकर भगवान का है बृहदेश्वर मंदिर। और यह मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। पूरी तरह जो है आपका यह रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट से आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो तंजौर मंदिर है, तंजौर तमिलनाडु में जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम जो है बृहदेश्वर मंदिर है, और उसी को हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने तंजौर तमिलनाडु में किया था, और ये शंकर भगवान का मंदिर है। देखिए, फिर आ गया वही चीज, यहाँ पे फिर वही आ गया कि हिरण्य गर्भ अनुष्ठान। ठीक है, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी उज्जैनी में यह यज्ञ करवाया था। इसमें एक राजा थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, वो द्वारपाल का काम किए थे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि हिरण्य गर्भ अनुष्ठान क्यों कराया जाता है तो आपको बताना है कि हिरण्य गर्भ अनुष्ठान जो है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता है, चाहे वह जन्म क्षत्रिय में न लिया हो तब भी।
मतलब हिरण्यगर्भ अनुष्ठान या यज्ञ इसलिए करवाया जाता है कि जो भी राजा बना है उसको क्षत्रिय घोषित करना है। वो चाहे क्षत्रिय वंश में जन्म लिया हो चाहे न लिया हो, लेकिन उसे घोषित क्या करना है? क्षत्रिय करना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो चोल काल, किस काल में? चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जबकि अगर बात करें उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। अब फिर एक बार देखिए, ये देखिए इधर आपका दक्षिण भारत हो गया, इसी दक्षिण भारत का ही एक राजवंश है चोल काल। तो चोल काल में व्यापारियों को हम नगरम कहते थे। आप याद रखिए कि चोल दक्षिण भारत के साइड में थे सब, तो उधर जो है व्यापारियों के संघ को, यूनियन ऑफ बिजनेसमैन के संघ को हम नगरम कहते थे। और इधर आप आ जाएंगे तो इधर आपका उत्तर भारत आ जाएगा, तो उत्तर भारत में इसे हम क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। मतलब श्रेणी उत्तर भारत, नगरम दक्षिण भारत। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं रहट, चरखे, आग्नेय शास्त्रों, ठीक है, का आविष्कार मध्यकाल में हुआ है। यानी रहट, चरखे और आग्नेय शस्त्र, आग वाले शस्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में हुआ है। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में स्थित। यानी कि कीरा मुखिया जो थे, कौन मुखिया? कीरा मुखिया जो थे, उन्होंने शासन बताइए कहाँ पे किया? उन्होंने छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में शासन किया। कब? 12वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अगले पॉइंट में देखिए, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर परिहार, इन्हीं में चला था क्या? इन्हीं में चला था त्रिपक्षीय संघर्ष। कब हुआ था यह त्रिपक्षीय संघर्ष? जब हर्षवर्धन मर गए थे। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद लगभग 200 वर्षों तक चला ये। बाद में गुर्जर परिहारों ने क्या किया? जीत लिया था। 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा सजावटी द्वार था। 9वीं शताब्दी के मंदिर के स्थापत्य कला का हिस्सा क्या था? सजावटी द्वार था। अब अगला दोस्तों आ जाएगा, अगला वंश है सातवाहन वंश। कौन सा वंश है? सातवाहन वंश। देखिए, सातवाहन वंश जो था, सातवाहन के शासकों की कार्यकारी भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। यानी सातवाहन वंश के जो शासक थे वो प्राकृत भाषा में बोलते थे, जबकि इनकी लिपि कौन सी थी? इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा जो थी वो प्राकृत था, जबकि लिपि इनकी ब्राह्मी थी। सातवाहन जो थे वो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर शासन करते थे। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सातवाहन वंश में अगर सा से नाम है तो उसके संस्थापक का भी नाम सा से है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था तथा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की अगर बात करें तो सबसे प्रतापी राजा जो था गौतमी पुत्र सातकर्णी था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अगर बात करें भैया गौतमी पुत्र सातकर्णी की तो उसे नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। आप कह सकते हैं कि जो नासिक प्रशस्ति है, ये नासिक प्रशस्ति गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से।
लोग घरों में ताला नहीं लगवाते थे। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल इतना जबरदस्त था कि फाहियान को लिखना पड़ गया कि भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लोग घरों में ताला नहीं लगवाते थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला देखिए है प्लिनी। प्लिनी एक रोमन विद्वान थे जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया। अब पहली बात तो प्लिनी थे ही रोमन विद्वान, तो ये भारत में जब आए तो इन्होंने एक उल्लेख किया कि भैया रोमन के साथ भारत का व्यापार चलता था। इसके बाद अगला हम देखेंगे तो फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किए थे, जबकि जो हर्षवर्धन के समय में वेंग सांग आए थे। तो देखिए, आपको बताया गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय 2 बार फहियाया था। तो इस तरह से याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फहियान आया था और हर्षवर्धन में हा है और वेंगसांग में भी है। तो हर्षवर्धन के समय कौन आया था? वेंगसांग आया था, और वेंगसांग की रचना सी यू की थी। क्या थी? सी यू की। अगर आपसे पूछेगा कि हर्षवर्धन की प्रमुख रचना क्या है, तो हर्षवर्धन की प्रमुख रचना है सी यू की। अगला है औषधि का संबंध धन्वंतरी से है। धन्वंतरी साहब जो थे वो डॉक्टर थे, औषधि वाले। इन्होंने औषधि विज्ञान का इन्हें औषधि विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और इसके अलावा चरक हुए, सुसूत्र हुए, इनका संबंध भी औषधि से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके संस्कृत इत्यादि में भी आते हैं। चरक सुश्रुत, चरक सुश्रुत, ये भी औषधि यानी डॉक्टर ही थे तब के, और धर्मांतरी भी क्या थे? डॉक्टर थे। भास्कराचार्य जो थे गणितज्ञ थे, ज्योतिष शास्त्र थे, खगोली शास्त्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। भास्कराचार्य जो थे गणितज्ञ भी थे, ज्योतिष शास्त्री भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो असम है, असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप था। कामरूप का शासक दिवाकर वर्मा हर्षवर्धन का मित्र था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था, दिलवाड़ा का जैन स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1031 में बिमल शाह के द्वारा माउंट आबू राजस्थान में कराया गया। तो देखिए भैया, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, पहली बात तो ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में। इसे बनवाया कौन था? तो बिमल शाह ने बनवाया था, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला है शक काल की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। ठीक है, और कनिष्क शासक एक कुषाण शासक है। कनिष्क जो है एक कुषाण शासक है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला, और त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार जो थे वो जीते थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिसमें कैलाश मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट में कौन करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसके बाद दोस्तों अगले पार्ट में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे।